नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भारत और रसिया के संबंध के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन का विषय है। भारत और रूस के संबंध आज़ादी के बाद से ही स्टार्ट हो गए। यूएसएसआर जब था, शीत युद्ध में भी भारत और रूस के संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। उसके बाद भी यूएसएसआर जब विखंडित हो गया 90 के दशक में, तो उसके बाद जब रूस बना, कई सारे देश उससे अलग हो गए। तो रूस को जो पहले से जो हमारे संबंध चले आ रहे थे वो विरासत में रूस को मिले। और आज के समय में भारत और रूस के संबंध अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और रूस मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और जो हमारी मित्रता है वो टेस्टेड है। कई सारे मामलों में रूस हमारे साथ खुलकर खड़ा होता है। अन्य देश से लुका छुपी का खेल खेलते हैं या वो मुद्दों के आधार पर भारत का समर्थन और विरोध करते हैं, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है। भारत और रूस के संबंध आज़ादी के बाद से जब से स्टार्ट हुए हैं वो निरंतर प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। रूस से भारत को बहुत सारी प्रौद्योगिकी, रक्षा सामान भारत को मिला है। कई सारे ज्वाइंट वेंचर साथ में चल रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस के संयुक्त रूप से उत्पादित होता है। इसके अलावा सुखोई और मिग विमान, ये सब जो भारत में बनते हैं या रूस से बन के आते हैं। कई सारे फ्रिगेट या भारत का जो पहला युद्धपोत था वो रूस का था। तो भारत और रूस के संबंध समय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, प्रगाढ़ होता रहा है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक तरफ अमेरिका यूएसए और दूसरी तरफ रूस। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में साथ में थे, लेकिन उसके बाद आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसमें कोई देश एक दूसरे से खुलकर वैसे लड़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन एक दूसरे को के प्रभाव को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ मिलाना, ये सब चलने लगा। उस समय भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो समय प्रधानमंत्री थे वो गुटनिरपेक्ष के संस्थापक थे। वो पंचशील सिद्धांत ले आए। वो किसी गुट में, भारत का यह कहना था कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, ना तो अमेरिका के ना रूस के, बल्कि हम तटस्थ रहेंगे और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सारे देशों से संबंध रखेंगे। उस समय से रूस और भारत के संबंध मजबूत हुए। भारत कई सारी लड़ाइयाँ लड़ा है पाकिस्तान के साथ, जिसमें रूस के हथियार भारत ने बहुतायत में यूज किए हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, युद्धक सामग्री, लेकिन उस समय सिर्फ रूस ही ऐसा देश था जो भारत के खुलकर साथ खड़ा होता था। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के लिए उसने वीटो भी किया है कई मामलों में। तो उसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत और रूस ने अपने रणनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और रूस के संबंध में विभिन्न पहलू। ऐतिहासिक पक्ष में भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। अक्टूबर 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के बढ़े हुए स्तरों के साथ एक गुणात्मक रूप से नया स्वरूप देखा गया है। शीत युग के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे।
सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों विरासत में मिला, और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने विशेष सामरिक संबंधों को साझा किया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर पोस्ट कोविड के बाद, परदेश संबंधों में भारी गिरावट आई थी। इसका सबसे कारण रूस के चीन और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना रहा है, जिसने फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों भारत के लिए कई भू राजनीतिक मुद्दों का कारण बना है। लेकिन जो अभी परदेश चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध है, या अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में इसराइल के साथ कई सारे मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, और अमेरिका जिस तरह भारत ट्रंप के आने के बाद जो भारत जिस हिसाब से सोच रहा था कि हमारे संबंध अमेरिका से काफ़ी अच्छे बनेंगे, और सुरक्षा के जो प्रौद्योगिकी है या सुरक्षा साजो सामान है जो हम अमेरिका से ले रहे हैं, उसमें वो डिले कर रहा है, हीला हवाली कर रहा है। जो हमारा तेजस विमान है उसके इंजन की जो डील हुई थी GA414 इंजन की, उसको डिले कर रहा है। उसके देखते हुए और रूस जिस तरह यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह उसकी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है, तो भारत से रूस के संबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हमें पिछले जो भारत और पाकिस्तान का अभी पुलवामा को पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें किस तरह रूस के बने हुए सैन्य साजो सामान किस तरह भारत के काम आए, चाहे S-400 रहा हो, ब्रह्मोस मिसाइल रही हो, सुखोई विमान रहे हों, ये सब किस तरह भारत की सामरिक क्षमता और युद्ध क्षमता को आगे बढ़ा रहे हैं। या अभी रूस की तरफ से मिग सुखोई Su-57 जो स्टील्थ फाइटर जेट है, उसको संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी ट्रांसफर के लिए रूस भारत को कह रहा है। या फिर रूस का जो F-500 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको भी संयुक्त उत्पादन के लिए भारत से बातचीत चल रही है। तो भारत और रूस के संबंध उतने ज़्यादा खराब नहीं हुए हैं, बल्कि वो निरंतर बढ़ रहे हैं। और भारत में हर साल भारत और रूस हर साल द्विपक्षीय सम्मेलन आयोजित करते हैं, जो कभी भारत में होता है, कभी रूस में होता है। वहाँ के जो भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति उसमें मिलकर आगे की रणनीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कैसे और संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। भारत रूस संबंध राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? समय की कसौटी पर खरी उतरी है भागीदारी। शीत युद्ध के समय से संबंध। शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने इस भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी, जबकि भारत ने विकासशील देशों के एक अंग गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के रूप में निकटता से सहयोग किया। वर्ष 1971 के भारत सोवियत मैत्री संधि, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, भारत पाक युद्ध 1971 की पृष्ठभूमि में रूस ने भारत का समर्थन किया, जबकि अमेरिका, चीन ने तब पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा अक्टूबर 2002 में डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000। अक्टूबर 2000 में भारत रूस संबंधों में द्विपक्षीय संबंधों में लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने के लिए एक नया चरित्र प्राप्त कर लिया है। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल एंड प्रिविलेजेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विस्तार के स्तर तक बढ़ाया गया है। तो इस तरह भारत और रूस के संबंध जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। रणनीतिक संबंध, भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च संस्थागत वार्तालाप संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2018 में रूसी संघ के सोची शहर में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, और उसके बाद से लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते रहते हैं।
कोविड के बाद पुतिन की भारत यात्रा नहीं हुई, क्योंकि इसी बीच में यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, जिस वजह से भारत वो पुतिन नहीं आ पाए हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी रूस की कई बार यात्राएं इस शिखर सम्मेलन को में वो कई बार रूस की यात्रा कर चुके हैं। वर्ष 2019 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू एंड एपोस्टल प्रदान किया। रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार और रणनीतिक साझेदारी के विकास और रूसी और भारतीय लोगों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो हमारे प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया है 2019 में। रूस के द्वारा 2 अंतर सरकारी आयोग की वार्षिक बैठक होती है। भारत और रूस के बीच में 2 अंतर सरकारी आयोग की वार्षिक बैठक हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें पहला व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग है, जिसे IRIGC TEC कहते हैं, और दूसरा सैन्य तकनीकी सहयोग जिसे IRIGC MTC पर आधारित है। इसके अलावा व्यापारिक संबंध दोनों देश वर्ष 2025 तक, इस साल के अंत तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वर्ष 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $8 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। मतलब 2020 में भारत और रूस का जो आपसी व्यापार था वो 8.1 बिलियन डॉलर था, जिसे भारत और रूस ने 2025 तक $30 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है और 50 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ाने। द्विपक्षीय निवेश मतलब एक दूसरे देश के अंदर जो निवेश कर रहे हैं उसको 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह 2013 से 2016 तक दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि यह 2017 से बढ़ा है और 2019 से भी लगातार वृद्धि देखी गई है। ये वृद्धि इसलिए भी हो रही है कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके बाद रूस ने अपने तेल के पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस ने अपने क्रूड ऑयल के रेट घटा दिए थे। जो $60 प्रति बैरल का जो कैप लगा दिया था अमेरिका ने, उससे नीचे बेचना पड़ रहा था। तो भारत ने क्योंकि भारत को बहुत अपनी ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा तेल जो है क्रूड ऑयल विदेशों से मंगाना पड़ता है, तो भारत ने इस मौके को लपका और आज के समय में भारत और रूस से सबसे ज़्यादा मतलब जितनी अपनी ज़रूरत का है उससे सबसे ज़्यादा रूस जो है क्रूड ऑयल रूस से मंगा रहा है। तो इसलिए विपक्षी व्यापार जो है में इतनी बढ़ोतरी है। रक्षा और सुरक्षा संबंध, दीर्घकालिक रक्षा संबंध, आज़ादी के बाद से जो भी हमारी रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां रही हैं उसमें जो सबसे बड़ी साझेदारी है वो रूस की रही है। चाहे वो फाइटर प्लेन रहे हों, चाहे मिसाइलें रही हों, फ्रिगेट रहे हों, एयरक्राफ्ट कैरियर रहा हो, या परमाणु ऊर्जा से जो संबंधित परमाणु रिएक्टर की स्थापना रही हो, इन सभी क्षेत्रों में रूस ने भारत का पुरजोर समर्थन किया है, उसमें प्रौद्योगिकी दी है, उसने साजो सामान उपलब्ध कराया है। तो यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते एग्रीमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन द्वारा निर्देशित है। रूस भारत में वर्तमान भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। लगभग आधा जितना भी भारत रक्षा सामान आयात करता है उसमें रूस लगभग 50% की हिस्सेदारी रूस के द्वारा। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा आयात हथियारों में इसकी हिस्सेदारी 65% तक, मतलब पहले हम 65% तक आयात करते रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने अमेरिका और इजराइल या फ्रांस से जैसे राफेल लिया, तो इन देशों से कुछ सामान हम खरीद रहे हैं अपनी ज़रूरत का। भारत की स्थल सेना में T-20, T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंकों का भारत में उत्पादन होता है। जो रूसी टैंक थे इनका हमने भारतीयकरण करके T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक और इससे जमीनी हमला विमान हमारे बेड़े में
जो हमारी एयरफोर्स यूज करती है, उसमें मिग 21, सुखोई 30 और मिग 29 विमानों के विभिन्न वेरिएंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा भारत ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी रेंज अभी 400 किलोमीटर है, जिसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाने में इस मिसाइल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और सुखोई 30 ने। और उसके अलावा अक्टूबर 2000 में भारत ने रूस से S-400 ड्राइव मिसाइल प्रणाली के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके 3 यूनिट भारत में आ चुकी हैं S-400 की, जिसका हमने अभी उसका मुजाहरा जो है पाकिस्तान के इस जो भारत के साथ झड़प हुई है उसमें किस तरह S-400 ने उनकी मिसाइलों को, उनके हवाई जहाज को, उनके ड्रोन को किस तरह मार गिराया है। कोई भी एक सिंगल मिसाइल हमारे किसी रणनीतिक जगहों को हिट नहीं कर पाई है, तो उसमें हमने इसको देखा है। अब इसकी संयुक्त उत्पादन के बारे में भी बात हो रही है, और उसके अलावा S-500 रूस बना चुका है, उसको भी कोशिश कर रहा है कि भारत उसको खरीदे या फिर साथ में मिलकर उसका उत्पादन करें। इसके अलावा Su-57 जो रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, स्टील फाइटर जेट है, जैसे जो अमेरिका का F-35 काफ़ी कोशिश कर रहा था कि उसको भारत ले, लेकिन भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि भारत Su-57 ये खरीदेगा, और इसके संयुक्त उत्पादन के लिए भी बात हो रही है, क्योंकि सुखोई 30 भारत में उत्पादित होता है और उसी प्लेटफॉर्म पे वो भी बनता है। तो रूस का ये कहना है कि इसको आप इसकी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी लीजिए और इसको उत्पादित भी करिए, और साथ में उत्पादित करते हैं और इसको अपने जो मित्र देश हैं उनको भी हम भेजेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का जो अपना एमका जो उसके 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारत बना रहा है, उसके लिए अनुसंधान कर रहा है, तो उसके इंजन की, उसकी प्रौद्योगिकी में भी ये काम आएगा। जो तेजस विमान है उसमें भी जो प्रौद्योगिकी की कमियां हैं उसको भी दूर करने में भारत को मदद मिलेगी। तो रूस की ये कोशिश है कि भारत इसको खरीदे और संयुक्त उत्पादन करे। भारत की आधी से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियां सोवियत ने डिजाइन की है। भारत ने जो भी पनडुब्बियां हैं उनकी 50% से ज़्यादा जो तकनीक है वो रूस के द्वारा दी गई है भारत को। इसके अलावा कई सारे फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर ये रूस के सहयोग से रूस में बन रहे हैं या फिर इंडिया में बन रहे हैं। अभी जैसे हमने तुसील एक फ्रिगेट सुना था मीडिया के बाद, जो भारत में अभी आया है पिछले कुछ महीनों में, जो रूस में बना था। तलवा श्रेणी के जो फाइटर फ्रिगेट बन रहे हैं वो रूस के सहयोग से बन रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भी रूस ने हमको दिया था जी। या जो अभी हम 2 विक्रम या विक्रमादित्य जो हमारे 2 फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें भी रूस ने काफ़ी मदद की है बनाने में। तो रूस कहीं ना कहीं हमको मिलिट्री इक्विपमेंट में भारत की काफ़ी मदद करता है। इंडियन आर्मी इम्पोर्टेड बाई कंट्री 1992 से 2021 के बीच में, इसमें रशिया 65%, इटली 7%, फ्रांस 7%, यूनाइटेड स्टेट्स 7%, यूनाइटेड किंगडम 4%, अदर कंट्री 9%। तो हम देख सकते हैं कि रूस किस तरह भारत की सुरक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। भारत रूस संबंधों में विद्यमान प्रमुख मुद्दे और कौन से हैं। इन सारे कॉपरेशन के बाद भी भारत और रूस के साथ कई सारे ऐसे संबंधों में कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें भारत रूस सैन्य तकनीक सहयोग एक क्रेता विक्रेता ढांचे से विकसित हुआ है, जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के संयुक्त अनुसार विकास और उत्पादन शामिल है। भारत के जो संबंध है वो मिलिट्री साजो सामान के क्रेता और विक्रेता
के तौर में विकसित हुए और फिर बाद में धीरे धीरे प्रोडक्टिव ट्रांसफर, संयुक्त उत्पादन, विकास के रूप में आगे बढ़े। दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवा अभ्यास आयोजित करते हैं। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्यक्रमों में शामिल, जिसमें ब्रह्मोस संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम जो संयुक्त रूप से उत्पादित की गई हैं, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम जो हमने बताया कि Su-57 और भारत के जो तेजस लड़ाकू विमान जो भारत अपना मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है, उसमें रूस किस तरह मदद कर रहा है। सुखोई Su-30 MKI कार्यक्रम, सुखोई का सारा उत्पादन भारत के अंदर ही होता है। इसके लिए एल्यूशन HAL सामरिक परिवहन विमान जो परिवहन विमान है सेना के, वो रूस के सहयोग से बन रहे हैं। उसके बाद के 226 T-twin इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हमारे हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, उसमें रूस और कुछ युद्धपोत। इसके अलावा भारत द्वारा रूस से खरीदे पट्टे पर लिए गए सैन्य हार्डवेयर शामिल, जिसमें F-400 है। मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत में बने की 200 कमोव के 226 ये हेलीकॉप्टर हैं जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सेना के काम आते हैं। उसके बाद T-90S-20 जो टैंक है जो हमारी सेना थल सेना के काम आता है। उसके बाद INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम जो भारत का INS विक्रमादित्य के नाम से विमान वाहक पोत है, उसमें भी रूस सहयोग कर रहा है। रूस अपने पनडुब्बी कार्यक्रम भारतीय नौसेना की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे भारतीय नौसेना पहली पनडुब्बी फॉक्सट्रॉन क्लास रूस से ली गई थी और भारत अपने पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए रूस पर निर्भर है। भारत द्वारा संचालित रेपात विमान पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से रूस का है। भारत द्वारा संचालित 14 पारंपरिक पनडुब्बियों में 9 रूस की हैं। तो हम अपनी सुरक्षा इक्विपमेंट के लिए रूस पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर है। ये भी एक चुनौती है। ऊर्जा सुरक्षा, रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है, जबकि भारत प्राकृतिक गैस पर निर्भर बढ़ाने की दिशा में एक संक्रमण शुरू किया है। भारत सक्रिय रूप से रूसी सुदूर पूर्व रशियन फॉर ईस्ट से हाइड्रोकार्बन आयात से संलग्न है। परमाणु ऊर्जा से शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में भारत रूस एक महत्वपूर्ण भागीदार है। रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यह परमाणु संयंत्र है जो बिजली उत्पादित करेगा। इसमें कई सारे संयंत्र हैं जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं, इसकी क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। तो रूस ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत के साथ संलग्न है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में या फिर गैस जो साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ से गैस उत्पादित, संयुक्त रूप से गैस उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा भारत रूस से खरीद रहा है। भू राजनीति को संतुलित है। चीन की आत्मकथा का प्रति संतुलन, पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की आत्मकथा ने भारत चीन संबंधों को एक नेतृत्व पर ला दिया है, लेकिन यह भी प्रकट हुआ कि रूस चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने में योगदान दे। जैसे हमने डोकलाम में देखा कि भारत और चीन के संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे, लेकिन इन संबंधों को सही करने में रूस की भूमिका रही है, क्योंकि रूस और चीन के संबंध हमसे भी ज़्यादा प्रगाढ़ है। रूस को ज़रूरत भी है चीन की, क्योंकि चीन जो है पावरफुल देश है और इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी, साइंस साजो सामान में भी तो रूस की काफ़ी मदद भी करता है, पैसे से भी रहता है, क्रूड ऑयल लेता है। तो लेकिन जब भारत और चीन के संबंध कट हो रहे थे, उसको सामान्य करने में रूस की भूमिका रही है। बहुध्रुवीय के पक्ष से समझ, रूस और भारत दोनों बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यह उभरते रूस के लिए उपयुक्त है जो महान शक्ति का दर्जा हासिल करने की आशंका रखता है, जबकि यह उभरते भारत के लिए भी अनुकूल है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य और वैश्विक परिदृश्य में अपने कद की वृद्धि की आकांक्षा रखता है। भारत और रूस विश्व की जो व्यवस्था है उसको बहुध्रुवीय करने के अवधारणा का समर्थन करते हैं। सभी देश परस्पर रूप से सहयोग
करते हुए आप आगे बढ़ें। रूस अपने आप को महाशक्ति के रूप में फिर से लाना चाहता है और भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में आ रहा है। भारत ने भी अपना एक लक्ष्य रखा 1947 विकसित भारत बनने का, मेक इन इंडिया, भारत में चीज़ें उत्पादित हों और पूरे विश्व में बिकें। इसके अलावा रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की कोशिश है कि उसको भी स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल किया जाए, जिसका रूस को जो समर्थन करता है, भारत का समर्थन करता है कि उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। मॉस्को लंबे समय सुरक्षा पद में स्थायी सदस्य के दायरे को विस्तार करना, परमाणु आपूर्ति का समूह में प्रवेश पाने की भारत की इच्छा, जिसे बीजिंग की ओर से अवरुद्ध किया जाता रहा, समर्थन करता है। रूस की ये कोशिश है कि परमाणु आपूर्ति का समूह में प्रवेश पाने की भारत को उसमें शामिल किया जाए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के रूप में आगे किया जाए। भारत और रूस के संबंधों में अन्नपूर्ण महत्वपूर्ण परमाणु संबंध। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में रूस भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। यह भारत को एक मतभेद रहित अप्रसार के रिकॉर्ड के साथ उत्तम परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में बनाया जा रहा है। भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रुद्रपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्थापित कर रहे हैं। तो परमाणु ऊर्जा के संबंधों में भारत रूस साथ में काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और रूस शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करते हैं, जिसमें प्रक्षेपण, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और बाह्य अंतरिक्ष के अन्य सामरिक प्रयोग शामिल है। 19 द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों पर एक समझौता ज्ञापन इसरो और रॉस्को समोस द्वारा किए गए हैं। भारत जो है अपने अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है, सैटेलाइट कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। हमारा जो इसरो है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखता है, ये रूसी की जो एजेंसी है रॉस्को समोस, ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं और भारत चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रमा पे मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें रूस भारत का समर्थन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। विज्ञान और तकनीकी। IRIGC के तहत कार्य कर रहे विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्य समूह एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम ILTP को बुनियादी विज्ञान का सहयोग कार्यक्रम में द्विपक्षीय विज्ञान और प्रवृत्ति सहयोग हेतु 3 प्रमुख स्तंभ संस्थागत अंग है, जबकि दोनों देश के विज्ञान अकादमी अंतर अकादमी आदान प्रदान हेतु से बढ़ावा देती हैं। इस चीज में कई नई पहलों में भारत रूस डिजिटल नेविगेशन, टेलीमेडिसिन में सहयोग, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण और विश्वविद्यालयों के रूस इंडिया नेटवर्क को शामिल करना है। सांस्कृतिक संबंधों में भारत प्रमुख विश्वविद्यालयों, स्कूलों सहित लगभग 20 रूसी संस्थान में नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है। जो हमारे सांस्कृतिक संबंध है, इसमें रूस में 20 विद्यालयों में 1500 बच्चों को हिंदी सिखाई जाती है। इसी तरह हिंदी के अलावा रूसी संस्थाओं में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली जैसे भाषाओं को भी पढ़ाया जाता है। भारतीय नृत्य, संगीत, योग, आयुर्वेद कुछ अन्य रुचियों में भी है जिनका रूस के लोग जुड़ सकते हैं। भारतीय फिल्मों, भारतीय गानों के भी शौकीन हैं रूस के लोग, और काफ़ी संख्या में रूसी भारत और रूस के लोग एक दूसरे देश में पर्यटन के लिए ही आते जाते रहते हैं। रूस के भारत के लिए रूस कूटनीतिक दुविधा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मूलभूत समझौते फंडामेंटल एग्रीमेंट संपन्न कर लिए हैं। भारत ने अमेरिका से पिछले 2 दशकों में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं। भारत का महान शक्ति समीकरण, एक को अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीति भागीदारी, तो दूसरी रूस के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी के बीच चयन करने की दुविधा उत्पन्न। पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका के संबंध भी काफ़ी बढ़े हैं, और खासकर अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार है वो सरप्लस में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिका को बेचते हैं, वहाँ से कम खरीदते हैं। वहाँ से ज़्यादा से सामान हम मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं, बल्कि रूस के साथ उल्टा है, हम उनको बेचते कम हैं, खरीदते ज़्यादा हैं। इसके अलावा जैसे भारत क्वाड जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं,
जो काउंटर हमें चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को दायरे में रखने के लिए बनाया गया है। उसमें भी भारत शामिल है, जिससे रूस को परेशानी होती है। और भारत के जो रक्षा संबंध रूस के साथ है, उससे अमेरिका को परेशानी होती है। तो ये भी एक है। इसी तरह यूक्रेन संकट में जिस तरह अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत रूस से क्रूड ना खरीदे, ऑयल ना खरीदे, उससे रक्षा संबंध कम कर ले, रूस के ऊपर दबाव बनाए, रूस की बुराई करे, लेकिन भारत ने तटस्थता रखी। उसने यूक्रेन से भी बात की और रूस से भी बात की। हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों की यात्राएं की, तो इससे भी एक संबंधों में थोड़ा सहता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से परहेज करने और मॉस्को के साथ ऊर्जा और आर्थिक सहयोग का निरंतर विस्तार करने से भारत को पश्चिमी उल्लेखनीय आलोचना का सामना करना पड़ता रहता है। भारत के लिए रूस का महत्व है। चीन को संतुलित करना। पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रमण को भारत चीन संबंधों का एक मोड़ पर ला दिया था, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में भारत का सहयोग कर सकता है, योगदान दे सकता है। अगर भारत और चीन के संबंध कटुतापूर्ण होते हैं या युद्ध जैसी स्थिति होती है, जैसे डोकलाम में हुआ या पूर्वी लद्दाख में जो घटनाएं हुई, वैसे में चीन को संतुलित करने में रूस हमारी मदद कर सकता है, भारत की। इसी तरह लद्दाख की विवादित क्षेत्र गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी, जिससे हमारे और रूस के चीन के संबंध नॉर्मलाइज होने में मदद मिली। आर्थिक जुड़ाव के उभरते क्षेत्र, हथियार, हाइड्रोकार्बन। भारत और रूस के जो उभरते हुए और क्षेत्र हैं, उसमें हथियार, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा, हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्र के अलावा आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों में उभरने की संभावना है, जैसे खनन, कृषि, औद्योगिक, उच्च प्रौद्योगिकी जिसमें रोबोटिक्स, नैनोटेक और बायोटेक, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत अच्छा कर रहा है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत अच्छा कर रहा है, तो यहाँ भारत रूस उसकी मदद ले मतलब उसका फायदा उठा सकता है। इसके अलावा रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत के परिचिह्नों का विस्तार होना तय है, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिल सकता है। भारत रूस में वहाँ के खनन में और वहाँ के जो सुदूर पूर्व क्षेत्र हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों, गैस या जो भी खनिज पदार्थ हैं, उसके उत्खनन में, उसको ढूंढने में रूस की मदद कर रहा है। कई सारी कंपनियां भारत काम कर रही हैं। आतंकवाद का मुकाबला, भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच की खाई को पाटने हेतु कार्य कर रहे हैं और दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान किया गया है। इसी तरह द्विपक्षीय मंचों पर समर्थन, इसके अलावा रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु उपभोक्ता समूह की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। रूस का सैन्य निर्यात, भारत रूस के लिए सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में एक रहा है। यहाँ तक पिछले 5 वर्षों में की तुलना 2011 से 2015 की तुलना में पिछले 5 सालों में भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक गिर गई है। वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत ने रूस से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं। आगे की राह, भारत और रूस के संबंधों में जो आगे की राह होगी, उसमें समय पर रखरखाव सहायता प्रदान करने के लिए रूस भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिए पूर्जों के समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत की ओर से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भारत बहुत सारा साजो सामान रूस से खरीदता है अपने सेना के लिए। उसके समय समय पर कल पुर्जे पुराने हो जाते हैं, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, प्रौद्योगिकी पुरानी होती रहती है, तो उस पर समय पर उसकी डिलीवरी भी हो, ये एक भारी समस्या है भारत और रूस के संबंधों में। इसके अलावा इससे संबोधित करने के रूस ने 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के बाद इस संबंधित करने के लिए अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उत्पादन स्थापित करने की अनुमति देते हुए विधायी परिवर्तन किए हैं। इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है। भारत रूस ने एक ऐसे
अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे जो रूसी कंपनियां हैं जिससे हम सामान खरीदते हैं, जो साजो सामान खरीदते हैं, वो एक संयुक्त उत्पादन इकाइयां जो है भारत में स्थापित करें और जिसको समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, समय पे वहाँ पे लगें, उत्पादन करें, जिससे भारत को साजो सामान के लिए प्रतीक्षा न करना पड़े। एक दूसरे के महत्व को स्वीकार करें। रूस आने वाले दशकों में भारत के लिए एक प्रमुख अच्छा भागीदार बना रहेगा। दूसरा, यह रूस और चीन वर्तमान में एक गठबंधन में है। रूस बार बार दोहराता है कि वह खुद को किसी के घनिष्ठ घनिष्ठ साझेदार के रूप में नहीं देखता, इसलिए रूस चाहता है कि भारत एक संतुलक की तरह काम करे। भारत और चीन के प्रगाढ़ संबंध हैं और क्योंकि रूस बड़ा देश है, वो किसी के साथ घनिष्ठ रूप से नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत को रूस जो है चीन को संतुलित रखने के लिए भारत से भी अपने संबंध प्रगाढ़ रखता है। संयुक्त सैन्य दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देश के रूप देशों को रूसी मूल के उपकरणों और सेवाओं का निर्यात के भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। जैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादित कर रहा है, सुखोई उत्पादन SU-30 भारत में बन रहे हैं, जो भारत में बनकर दूसरे देशों को निर्यात भी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे साजो सामान हैं जो भारत में उत्पादित हो और अन्य मित्र देशों को वो बेचे जाएं, संयुक्त उत्पादन हो। उदाहरण के लिए जैसे भारत में ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उत्पादन निर्माण किया है। वैश्विक गतिशीलता को संतुलित करना, बहुपक्षीय संलग्नता, BRI, ब्रिक्स और SCO जैसे बहुराष्ट्रीय मंचों पर निकटता के समन्वय किया जाए। भारत और रूस ब्रिक्स और SCO जैसे जो वैश्विक संगठन हैं, जिसमें चीन भी है और भी कई सारे देश हैं, साउथ अफ्रीका है, ऐसे मंचों का उपयोग करते हुए अपनी साझा सहयोग, साझा चुनौतियों और सिद्धांतों की वकालत करें। अंतर्राष्ट्रीय मंचों साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करें। संस्थागत नियमित संवाद और सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। इसमें मौजूदा समझौतों की प्रभावशीलता को बढ़ावा और सरकारी अधिकारियों से लेकर व्यापारिक नेताओं विभिन्न स्तरों पर संघर्ष के साथ एक मंच का निर्माण करना शामिल है। भारत रूस अपने व्यापारिक जो समझौते हैं उनके विकास पे ज़्यादा ध्यान देना, उसकी प्रगतिशीलता को बढ़ाना, विभिन्न स्तरों पर संलग्न के लिए नए मंच का निर्माण करना, इसके अलावा रुपया रूबल तंत्र, भारत का रुपया जो भारतीय मुद्रा है, रुपया और रूसी मुद्रा जो रूबल है, इसका द्विपक्षीय व्यापार को पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने के लिए रुपया रूबल तंत्र का सहारा लेने की आवश्यकता है। दोनों देश एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करें, जिससे जो पश्चिमी प्रतिबंध होते हैं, जो डॉलर पर निर्भरता है, वो कम हो और इससे भारत और रूस दोनों को आर्थिक रूप से काफ़ी मदद मिलेगी। सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना, योग और सांस्कृतिक कूटनीति। सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए रूस में योगा को लोकप्रिय तक लाभ उठाएं। एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में समझ को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषा, शिक्षा का आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाए। डेलीगेशन के माध्यम से या भारत और रूसी बच्चों को एक दूसरे के देशों का विजिट कराना, भारतीय फिल्में, योगा, खेल या रूस के जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको भारत में प्रदर्शित की जाए, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़े, तो एक दूसरे को ज़्यादा करीब आए। सार्वजनिक कूट, दोनों देशों के नागरिकों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करने के लिए सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों से संलग्न हुआ जाए। सकारात्मक आख्यानों को बढ़ावा देने के लिए मीडिया, सामाजिक मंचों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक दूसरे के देशों में उपयोग किया जाए। नवाचार प्रौद्योगिकी सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। संयुक्त संशोधन और विकास पहलों में दोनों देशों के लिए लाभकारी तकनीक प्राप्त की जा सकती है। नवाचार के क्षेत्र में और जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, इसमें एक दूसरे देश AI, अंतरिक्ष के क्षेत्र में
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, नवीकरण ऊर्जा जैसे परमाणु ऊर्जा है, या जो और नई चीज़ें आ रही हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, हीलियम बैटरियों का निर्माण हो गया या चिप निर्माण हो गया, क्योंकि आजकल चिप का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है प्रौद्योगिकी में। तो इनका संयुक्त उत्पादन, इनका अनुसंधान, इनकी खोज में एक दूसरे देश उसका लाभ उठाएं। तो ये थे भारत और ऊर्जा रूस के संबंध। जैसे पहले ही बताया कि भारत और रूस के संबंध समय की कसौटियों पे खड़े हुए हैं। रूस भारत की हर उस मुश्किल में खड़ा रहा है, उसने हर तरह से मदद की है। भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में, भारत के सैन्य साजो सामान के सह उत्पादन में, या प्रौद्योगिकी ट्रांसफर में, या फिर भारत की जो आवश्यकताएं हैं उसमें रूस की बहुत भूमिका रही है। और आगे भारत और रूस के संबंध इसी तरह प्रगाढ़ बने रहने चाहिए, जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, और जिस तरह से रूसी प्रौद्योगिकी भारत में संयुक्त उत्पादन चीज़ों का कर रही हैं, या आने वाले समय में हम S-400, S-500 या Su-57 जैसे लड़ाकू विमान का उत्पादन संयुक्त रूप से करेंगे, या ब्रह्मोस का जैसे हम कर रहे हैं, या फिर नवाचार के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में, या फिर भारत रूस में उसके खनिज के उत्पादन को बढ़ाना देना, या ऊर्जा उत्पादन में भारत की कंपनियां रूस में कैसे काम करें, दोनों देश के नागरिकों का संपर्क कैसे और बढ़ाया जाए, सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे और आगे बढ़े, ये सब चीज़ें भारत और रूस के संबंधों को और आगे बढ़ाएंगी। तो आज हम लोग ने भारत और रूस के संबंधों के बारे में बात किया। ये इंटरनेशनल रिलेशन के विषय में है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उसमें आता है। आगे किसी और देश के संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।